नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 की इन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 10 की तरफ। अभी जो अध्याय है यह हमें बताता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पुनर्गठन के बारे में। यानी कि आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसी कहानी की जो कि कहानी है हमारे भारत के बनने की। हम इस पूरे के पूरे अध्याय के अंदर देखेंगे कि आज का भारत जो हमें देखने को मिल रहा है उसका पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, यानी जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन किस प्रकार हुआ। पहले कौन से क्षेत्र थे, अब कैसे वो क्षेत्र बन गए। साथ साथ में हम देखेंगे कि इस पूरे के पूरे भारत के पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान ऐसे कौन से क्षेत्र थे जहां पर समस्याएं थी, और समस्या थी तो उनका विलय किस प्रकार हुआ, क्या थी वो समस्याएं और कौन थे वो नेता, कौन थे वो लोग जिन्होंने इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर अपना योगदान दिया। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के बनने की कहानी के बारे में। पर भारत की बनने की कहानी से पहले आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि आजादी से पहले की क्या स्थिति थी। चलिए, अगर मैं बात करूंगा भारत की आजादी से पहले की स्थिति के ऊपर, तो भारत के अंदर दो प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो वो क्षेत्र जहां पर डायरेक्ट हमें देखने को मिल रहा था कि ब्रिटिश शासन था, जिन्हें हम ब्रिटिश क्षेत्र कह सकते हैं। और दूसरे वो क्षेत्र जो अपने आप में एक रियासत थे, जिन्हें हम रियासती क्षेत्र कह सकते हैं, रियासत क्षेत्र कह सकते हैं। अब जब मैं ब्रिटिश क्षेत्र की बात करूंगा तो ब्रिटिश क्षेत्र के अंदर हमें आधिपत्य देखने को मिलेगा गवर्नर का, यानी गवर्नर और उसके साथी जो होंगे वो पूर्णतः इस क्षेत्र के अंदर अपना उन्हीं की ताकत जो है इस क्षेत्र के अंदर चलेगी। और दूसरा ये जो रियासती क्षेत्र है, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि राजवंश, अपने अपने राजा जो थे इस रियासती क्षेत्र के दौरान बड़े ताकतवर थे। पर ये जो रियासत वाले क्षेत्र थे इसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि असली प्रभाव जो है वो अंग्रेजों का ही था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासन ने इन रियासती क्षेत्रों के साथ अलग अलग प्रकार की संधि कर रखी थी, और इन संधि से ही इन रियासती क्षेत्रों का पूरा प्रशासन, शासन और सत्ता जो है वो चला करती थी। यानी कह सकते हैं कि साहब भारत के अंदर सारे के सारे क्षेत्र पर प्रभाव किसका था? अंग्रेजों का था, ब्रिटिश का था। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर। ब्रिटिश भारत को प्रांतों में बांटकर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर तथा उसके अधीनस्थों की थी, तथा देसी रियासतों पर राजाओं का शासन था। लेकिन इन राजाओं ने विभिन्न संधियों के माध्यम से ब्रिटिश आधिपत्य को जो है वो पूर्णतः स्वीकार कर रखा था। यानी अगर फिर भी हम देखें कि जो रियासतें थी वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी, उनके ऊपर भी अप्रत्यक्ष तौर पे ब्रिटिश आधिपत्य था। क्यों? क्योंकि संधियों के माध्यम से अभी भी प्रशासन जो है वो अंग्रेजों का ही वहां पर चला करता था। अब ये जो पूरी की पूरी भारत की स्थिति थी उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि शोषण कर कौन रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं। सत्ता है किसकी? अंग्रेजों की है। देश किसका है? भारतीयों का है, सामान्य लोगों का। लेकिन सत्ता के अंदर भागीदारिता की बात करूं तो बिल्कुल शून्य है। सन 1946 के अंदर जब भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ, हमें देखने को मिलता है कि स्थिति पहुंच चुकी थी 1946 के अंदर, और भारत की अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसके सर्वे सर्वा हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलते हैं। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तब राजनीतिक विभाग का प्रशासन गृह मंत्रालय को पूर्णतः सौंप दिया गया। यानी अब जो राजनीतिक विभाग का प्रशासन था वो किसके पास चला गया? गृह मंत्रालय को पूर्णतः सौंप दिया गया। गृह मंत्री, यानी मैं कहूंगा साहब गृह मंत्रालय के जो प्रमुख थे वो थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्रालय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। यानी कि अब भारत का हमें ये तो समझ में आ गया कि साहब किस प्रकार अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। पर अभी भी भारत के अंदर समस्याएं कौन कौन सी थी, यानी ऐसी विलय की जरूरत पड़ी क्यों, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें चलना पड़ेगा साहब 1947 के अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की तरफ। क्या हुआ? उसने हमें आजादी तो दी पर स्थिति के अंदर बदलाव कैसे आया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा करी कि भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देसी रियासतों पर भी ब्रिटिश प्रभुत्व जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इन देसी रियासतों के शासक भारत या नवगठित पाकिस्तान में मिलने के लिए स्वतंत्र होंगे, या फिर अगर वे चाहेंगे तो अपना स्वतंत्र तौर पर अपने आप को एक इकाई के तौर पर भी बना सकेंगे। यानी अंग्रेज कितने चालाक थे, कितने निकृष्ट थे। उन्होंने कोशिश क्या करी कि साहब जैसे ही भारत से वो छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो देसी रियासतें हैं जो अभी तक ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत थी, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थी, वो पूरी तरीके से फ्री है। वो चाहे तो भारत में जुड़ जाए, चाहे तो पाकिस्तान में जुड़ जाए, और चाहे तो वो अपने आप में स्वतंत्र इकाई के तौर पर भी रह सकती है। यानी अंग्रेजों की ये जो चाल थी वो इस बार भी बहुत बड़े स्तर पर थी। उन्होंने भारत को तोड़ने की पूर्णतः यहाँ पर कोशिश कर रखी थी। लेकिन हमारे को घबराने की वाली बात थी नहीं, क्योंकि जो गृह मंत्रालय था वो था एक लौह पुरुष के पास, और वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मैं आपको एक मानचित्र के माध्यम से उस स्थिति को बताता हूं, क्या स्थिति बैठी। अब साहब हमें देखने को मिला कि भारत जो है उसके अंदर जितनी भी रियासतें थी अब वो धीरे धीरे भारत के अंदर जुड़ रही थी, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पूर्णतः इस काम के अंदर लग गए थे।
अब इस काम के दौरान हमें स्थिति यहां पर दो खराब स्थितियां देखने को मिलती है। क्या स्थितियां? एक तो कुछ रियासतें जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाने की बात कर रही थी और दूसरी कुछ रियासतें जो है अपना स्वतंत्र प्रभाव रखने की कोशिश कर रही थी। ये स्थितियां भारत के अखंड होने के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी। पर ये समस्या थी कहां? तो चलिए अपन तीन क्षेत्रों की तरफ चलते हैं। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है जिसे आज हम जानते हैं जम्मू कश्मीर से, उस समय पर एक रियासत थी जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है। एक समस्या तो यहां पर थी। दूसरे क्षेत्र के तौर पर हमें देखने को मिलती है गुजरात वाले क्षेत्र के अंदर जूनागढ़, और तीसरे क्षेत्र में देखने को मिलती है हमें हैदराबाद वाले इलाके के अंदर, हैदराबाद वाले इलाके के अंदर जो भी आज के आंध्र प्रदेश तेलंगाना वो वाला क्षेत्र है। उस समय पर हैदराबाद अपने आप में एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर कार्य किया करती थी। अभी जो तीन क्षेत्र थे, ये जो तीन समस्याएं थी, वो भारत की अखंडता के बीच में एक बहुत बड़ा रोड़ा थी। और इस रोड़े को खत्म करने का काम किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन का। तो चलिए शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन और को अपने सचिव के रूप में नियुक्त किया। दोनों ने मिलकर 15 अगस्त 1947 के पूर्व ही अधिकांश देसी रियासतों को भारत में विलय करवाने के लिए एक विलय पत्र तैयार करवाया और राजाओं से उस पर हस्ताक्षर करवाकर उनका भारत में विलय किया गया। साहब की जितनी भी देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें की ऐसे क्षेत्र जहां पर राजा की ताकत है, उन सभी के लिए एक विलय पत्र बनाया गया कि आप भारत के साथ जुड़ो और इसके ऊपर हस्ताक्षर करके पूरे के पूरे विलय पत्र के साथ अपने इस राज्य को भारत के साथ जोड़ो। स्थिति यह हुई कि हमें देखने को मिलता है कि सारी की सारी जो देसी रियासतें थी वो भारत के साथ जुड़ जाती है, पर तीन के अंदर अभी भी समस्या थी। एक थी कश्मीर, दूसरी थी हैदराबाद और तीसरी थी जूनागढ़। कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ रियासतों का विलय शेष रहा जो स्वतंत्रता के पश्चात हुआ, यानी अभी तक भी इनकी समस्या को हल नहीं किया गया था। ऐसी समस्या थी क्या पे? तो चलिए सबसे पहले हम एक एक रियासत को डिस्कस करेंगे और पहली रियासत जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कश्मीर रियासत। स्थिति क्या थी वहां पर? कश्मीर अगर मैं देखूं तो उस पूरी के पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा सामरिक महत्व था। कश्मीर का अगर मैं यहाँ पर महत्व बनाऊं तो अपने आप में बड़ा सामरिक महत्व था। क्यों? क्योंकि देखो इससे भारत ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर मैं कहूं कि तीन बड़े देश जो हैं वो भारत के साथ जुड़ रहे हैं। कैसे? एक तो स्वयं भारत, दूसरा हमें देखने को मिलता है चीन, तीसरा हमें देखने को मिलता है अफगानिस्तान और चौथा हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान। यानी इस पूरे के पूरे क्षेत्र का सामरिक महत्व जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सामरिक महत्व के साथ साथ में अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो क्षेत्र जो है वो अपने आप में सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। और मैं इस पूरे के पूरे क्षेत्र की बात करूं तो हमें देखने को मिलता है कि इस क्षेत्र का सामरिक और क्षेत्र के हिसाब से महत्व के साथ साथ में इसका आर्थिक महत्व भी था। यानी रियासत जो थी वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए कश्मीर रियासत के बारे में चर्चा करते हैं। कश्मीर औपनिवेशिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी। इसका क्षेत्रफल जो था वो सबसे ज्यादा बड़ा था तथा इसकी भौगोलिक स्थिति भी सामरिक महत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत से पूर्णतः मिलती थी और साथ साथ में यहाँ पर हमें पाकिस्तान, जब पाकिस्तान क्षेत्र बन गया था, यहाँ तो रियासत से पहले की बात है, पाकिस्तान क्षेत्र बन गया था तो उसके साथ भी मिल रही थी। कश्मीर रियासत के मुख्यतः चार भाग थे। जम्मू क्षेत्र जो कि पंजाब से लगा हुआ था एवं मैदानी भाग था, कश्मीर घाटी, लद्दाख की ऊंची चोटियां तथा कम आबादी वाला गिलगिट एवं बाल्टिस्तान। ये चार मुख्य क्षेत्र थे जो कश्मीर के अंदर सुसज्जित थे। डोगराओं ने 1840 के दशक में अंग्रेजों से कश्मीर घाटी जो है वो ये पूर्णतः हासिल कर रही थी और इस पूरे की पूरे राजवंश के ऊपर, जिस पूरे के पूरे क्षेत्र के ऊपर जिस राजवंश का कब्जा था वो था साहब डोगरा। कश्मीर पर 1925 में महाराजा हरि सिंह का शासन था। 1932 में जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया और शेख अब्दुल्ला जो थे इसके बड़े प्रमुख नेता के तौर पर बनते गए। स्थिति जब परिवर्तित हुई जब 15 अगस्त 1947 तक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत के विलय के बारे में निर्णय नहीं लिया था, क्योंकि हरि सिंह को इस बात का लोभ था कि साहब इस पूरी की पूरी रियासत को अगर मैं स्वतंत्र रखूंगा, अगर मैं स्वतंत्र इकाई के रूप में बनाऊंगा तो मेरी जो है अपने आप में ताकत ज्यादा होगी। अगर मैंने इसको स्वतंत्र इकाई के तौर पर नहीं रखा और पाकिस्तान या भारत के अंदर विलय कर दिया तो साहब मैं अपने आप को मजबूत स्थिति में नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो अन्य राजा थे उनकी स्थितियां भी कमजोर हो गई थी, क्योंकि अब पूरी तरीके से भारत की सत्ता, भारत की सरकार जो है वो चलने वाली थी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत के अंदर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में विलय करने की पूर्णतः घोषणा करी। स्थिति हमें देखने को मिलती है सन 1951 में जब जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान की धारा 3 के अनुसार जो है जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के कुल भूभाग का 1/3 हिस्सा अब भी पाकिस्तान के अंदर अधीन है, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या फिर जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं।
अब इस पूरी की पूरी स्थिति के ऊपर आप देखिए और अपने आप समझने की कोशिश करिए कि आज जो ये कश्मीर की समस्या थी, वो कश्मीर की समस्या आई क्यों? देखो, ये पूरा का पूरा कश्मीर का क्षेत्र था। जो राजा थे, वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि भैया मैं अगर भारत के साथ जुड़ जाऊँगा तो मेरी स्वतंत्र इकाई बनाने का जो सपना है वो पूर्णतः रह ही जाएगा। इस वजह से उन्होंने देरी करी। देरी करी इतने में हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो थी वो कश्मीर के अंदर दाखिल हुई। फ़ौज को वो कह रहे थे कि साहब ये तो कबायली लोग हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत को और पूरी की पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका था। स्थिति ये हुई जब फ़ौज ने आया, जब तक कश्मीर का विलय नहीं होगा तब तक भारतीय फौज नहीं जा पाएगी। जैसे ही महाराजा ने साइन किए, भारतीय फौज ने अपनी ताकत दिखाते हुए पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से हराने की कोशिश करी। स्थिति यहां पर हमें देखने को मिलती है, एक क्षेत्र जो हमें उस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर जहां पर पाकिस्तानी सेना पहुंच चुकी थी, उस क्षेत्र को हम पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर, यानी कि कश्मीर भैया हमारा है, लेकिन वो किसके पास है साहब? पाकिस्तान के पास है। और उसने क्या कर रखा है? ऑक्यूपाई कर रखा है। इस वजह से उसको पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रहेगी। और भारत के बच्चे बच्चे की ये मंशा है कि एक न एक दिन पीओके जो है वो बहुत ही जल्द भारत का हिस्सा पूर्णतः होगा ही होगा। चले आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैदराबाद का विलय। अब स्थिति क्या थी साहब? हमने जम्मू कश्मीर की तो बात कर ली, हैदराबाद के अंदर स्थिति भी यही थी। क्यों? क्योंकि हैदराबाद अपने आप में आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, या अपने आप में मैं भूभाग की दृष्टि से देखूं तो अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट था। और हैदराबाद की रियासत के ऊपर सत्ता थी किसकी? निजामों की। चलिए हैदराबाद के बारे में बात करते हैं। कश्मीर के बाद हैदराबाद रियासत दूसरी बड़ी रियासत थी, जो कि दक्कन पठार स्थित चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। यहां पर स्वतंत्रता के समय पर निजाम मीर उस्मान अली का शासन हमें देखने को मिलता था। स्वतंत्रता के पश्चात हमें मीर उस्मान अली का शासन देखने को मिलता था। हैदराबाद की आबादी 85% से अधिक जो थे वो हिंदू थे, लेकिन सेना, पुलिस और प्रशासन के अंदर मुसलमानों का दबदबा देखने को मिलता है। निजाम इस मुस्लिम प्रशासनिक शक्ति एवं जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की सहायता से, के आश्वासन के बाद जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उनको ये बात समझ में आई कि साहब प्रशासनिक तौर पर तो मैं ही ताकतवर हूं, साथ साथ में मेरे पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है, तो मैं अपने आप को पाकिस्तान के साथ या फिर एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर रख सकूंगा। स्थिति कब हुई? जब माउंटबेटन ने संविधान सभा के अंदर शामिल होने की सलाह दी, तब निजाम ने हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास किया। जब उस समय के गवर्नर जनरल, तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने निजाम को कहा कि आप, बेहतर होगा अगर आप संविधान सभा के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इसके साथ जुड़ेंगे तो वो ज्यादा ठीक होगा। लेकिन निजाम ने इस चीज का फायदा उठाते हुए और उल्टा दाव यहां रख दिया कि उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया, पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास किया, तथा हैदराबाद के मामले को भारत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ले जाने का प्रयास किया। हैदराबाद जो कि पूर्णतः भारत का हिस्सा है, उस पूरे के पूरे मुद्दे को, उसका अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करी, इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी, जिससे क्या हुआ कि उसको यूएन के अंदर ले जाने की यहां पर बात करी। इसी बीच हैदराबाद के अंदर जब ये स्थितियां पूर्णतः चली रही थी, तब हमें देखने को मिलता है कि हैदराबाद के अंदर एक रजाकार नाम का संगठन था। ये क्या करता है? इसी बीच हैदराबाद में रजाकार नामक उग्रवादी मुसलमान सांप्रदायिक संगठन तैयार हुआ, जिसके बाद बड़े पैमाने पर अत्याचार जो है वो पूर्णतः शुरू हो गए। ये रजाकार जो थे, ये पूरी तरीके से एक मिलिशिया थे, एक संगठन था, जिन्होंने अत्याचार करने जो है पूर्णतः शोषण शोषण करना जो है पूर्णतः शुरू कर दिया। इस तरह रजाकारों ने हैदराबाद के विलय के सवाल पर सांप्रदायिक समस्या के रूप को रूपांतरित कर दिया। अब स्थिति क्या हुई कि सिर्फ और सिर्फ चर्चा किसकी थी? हिंदू चर्चा इतनी सी थी कि साहब हैदराबाद का विलय जो है वो कितना जल्दी होगा, लेकिन स्थिति ये हुई कि रजाकार ने इस पूरी की पूरी स्थिति को सांप्रदायिक रंग जो है पूर्णतः दे दिया। 13 दिसंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर 3 ओर से आक्रमण किया और जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया। अब क्योंकि ये अपने आप में क्योंकि अपने आप में ये भारत का ही पार्ट था, भारत का एक अभिन्न अंग था, इस वजह से हमें देखने को मिलता है इसको पुलिस एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिस एक्शन कहा जाता है। तो इस पुलिस एक्शन के अंतर्गत भारतीय सेना ने हैदराबाद पर 3 ओर से आक्रमण किया और इसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। 17 सितंबर 1948 को निजाम ने हैदराबाद रियासत के भारत को विलय को पूर्णतः स्वीकार किया। और जब हमें देखने को मिलता है लौह पुरुष और भारतीय सेना पहुंच चुके थे, तो अब तो निजाम के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, और इसी ऑप्शन के साथ जो है निजाम हैदराबाद रियासत के भारत के विलय को पूर्णतः स्वीकार करते हैं, मन से पूर्णतः इसको स्वीकार करते हैं। अब स्थिति क्या देखने को मिलती है कि साहब कश्मीर जो है वो भारत का पार्ट बन गया, हैदराबाद पूरी तरीके से भारत का पार्ट बन गया, पर गुजरात के अंदर अभी भी समस्याएं थी। गुजरात के अंदर ऐसी क्या स्थिति थी? गुजरात के अंदर एक रियासत थी जिसका नाम था जूनागढ़। अब जूनागढ़ के अंदर जो पूरी की पूरी जनसंख्या थी, मैक्सिमम जो जनसंख्या थी वो पूर्णतः हिंदू थी, लेकिन जूनागढ़ का जो नवाब था वो मुस्लिम था।
वो पूरी तरीके से जूनागढ़ को एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर रखना चाहता था। लेकिन जब उसको ये बात समझ में आ गई कि स्वतंत्र तौर पर तो यहाँ नहीं रखा जा सकता, तो उसने पूर्णतः कोशिश करी अपनी पूरी की पूरी इस जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान से जोड़ने की। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से काफी ज्यादा दूर था, लेकिन वो पाकिस्तान का एक बड़ा अंग बनना चाहता था, जैसे कि बांग्लादेश, यानी कि उस समय पर जो कि ईस्ट पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, उसी हिसाब से जूनागढ़ भी अपने आप को पाकिस्तान से जोड़ना चाहता था। पर स्थिति क्या हुई कि वहां पर एक बहुत बड़ा जनमत संग्रह होता है, जिसमें सारे के सारे लोग जो है वो भारत के साथ विलय की बात करते हैं। और ये जो जूनागढ़ का नवाब था, वो चुपचाप अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर भाग जाता है कहाँ? पाकिस्तान। तो चलिए भाई, जूनागढ़ के विलय की बात करें। 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़ रियासत का भी भारत के अंदर विलय नहीं हुआ था। जूनागढ़ गुजरात राज्य के अंदर स्थित था। स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ का नवाब जो है उसका नाम था मोहब्बत खान, जबकि अधिकांश जो लोग थे वो पूर्णतः गैर मुस्लिम थे, यानी अधिकांश जो जनता थी वो गैर मुस्लिम थी। स्थिति हमें देखने को मिलती है कि इस जूनागढ़ के पूरे क्षेत्र के अंदर हमें पवित्र सोमनाथ मंदिर और जैन तीर्थ जिसे हम गिरनार कहते हैं, वो भी जूनागढ़ रियासत के अंदर था। यानी ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है कि जूनागढ़ जो है वो अपने आप में सामाजिक, आर्थिक और साथ साथ में धार्मिक तौर पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट थी। बिरावल इस रियासत का प्रमुख बंदरगाह था, और बंदरगाह होना अपने आप में रियासत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्यात आयात के अंदर बड़ी सुविधा उत्पन्न होती है। पाकिस्तान ने 13 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान ने 13 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के पाकिस्तान के विलय की बात कर लिया। जब नवाब को यह बात समझ में आई कि साहब कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उसने अपने आप जो है वो पाकिस्तान के साथ विलय कर लिया। लेकिन अगर सारी की सारी जनता चाहती नहीं है कि भाई जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान के साथ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भारत सरकार ने वैधानिक स्थिति मजबूत करने के लिए फरवरी 1968 के अंदर जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह करवाया। इस जनमत संग्रह में जो रिजल्ट आया उसके अनुसार हम कहते हैं कि जितनी भी जनता थी उसने क्या स्वीकार किया? भारत के साथ विलय होना। इस तरह जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ सरदार पटेल के अदम्य साहस के कारण जो है वो भारत के अंदर शामिल हुई। और इसी वजह से हम कहते हैं सरदार पटेल को लौह पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अखंड भारत की पूरी तरीके से कल्पना करी और उसको बनाया भी। अब ये सारी की सारी बातें किसकी हो गई? हैदराबाद की, जूनागढ़ की, और साथ साथ में किसकी? तो साथ 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 में कश्मीर की। पर इनके अलावा भी और कोई क्षेत्र थे जिनके ऊपर विदेशी ताकतों का या तो कोई अधिपत्य था? तो हाँ भाई, बिल्कुल थे क्षेत्र। तो ये कौन से क्षेत्र थे? देखो, इसलिए पटेल जो है वो आधुनिक भारत के निर्माता एवं लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और पटेल का ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है ही। हम यहां पर देखते हैं कि साहब भारत को अखंड बनाना अपने आप में एक ही व्यक्ति ताकतवर थे, पटेल, और उनके साथ के साथ में सहयोगी उस समय के शासन, जिसने इस पूरे के पूरे भारत की जो है हमें देखने को मिलता है कि आप इमेजिन करो एक बार, हैदराबाद जो है अगर कोई अलग इकाई होता या जूनागढ़ अलग इकाई होता, तो क्या हम भारत की कल्पना कर पाते? नहीं कर पाते। तो आज की पीढ़ी और आने वाली सभी पीढ़ी को पटेल को पूर्णतः इस बात के लिए नमन करना चाहिए। अब अपन आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्थिति। साहब हमने जूनागढ़, कश्मीर और साथ साथ में हैदराबाद के बारे में तो चर्चा कर ली, पर क्या भारत के अंदर कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर विदेशी शासन था? ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर विदेशी शासन था? तो आप एक चीज बोलेंगे, साहब एक शासन तो अंग्रेजों का था जो कि हमें 1947 के अंदर, जिनसे हमें आजादी मिली। इनके अलावा और कौन थे? तो देखो, इनके अलावा कुछ छोटे से क्षेत्र के अंदर फ्रांसीसी थे, और साथ साथ में कुछ क्षेत्र के अंदर जो है वो पुर्तगाली थे। तो चलिए, हमने अंग्रेजों की तो बात कर ली, लेकिन चलिए हम चर्चा करते हैं फ्रांसीसी और पुर्तगालियों की। यानी हम चर्चा करेंगे गोवा और पौंडीचेरी में भारत के विलय की। अब बोलते हैं ना, गोवा का कल्चर अलग है, पौंडीचेरी का कल्चर अलग है। तो देखो भैया क्या स्थिति थी। नवंबर 1954 के अंदर फ्रांस ने पौंडीचेरी को भारत के अंदर सौंप दिया, जिसका जनता ने भी व्यापक स्तर पर जो है स्वागत किया। 1955 के गणतंत्र दिवस पर पहली बार राजपथ पर पौंडीचेरी की झांकी जो है वो पूर्णतः निकाली गई। पौंडीचेरी की झांकी जो थी वो पूर्णतः निकाली गई। स्थिति यहां पर बढ़िया थी कि साहब फ्रांस ने अपने आप ही जो है वो भारत के अंदर पौंडीचेरी का विलय करवा दिया। इस प्रकार पौंडीचेरी का भारत के अंदर विलय हो गया। 1954-55 में एक जन आंदोलन का परिणाम स्वरूप दमन, दादर, नागर हवेली पर भारत का नियंत्रण हो गया। इससे पहले किसका नियंत्रण था? तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। गोवा में एक बड़ी संख्या के अंदर आंदोलनकारी जो थे वो जेल में डाल दिए, लेकिन गोवा को पुर्तगाली जो है वो पूर्णतः नहीं छोड़ रहे थे किसी भी स्थिति के। भारत ने खूब आग्रह किया पर वो स्थिति नहीं हो रही थी। ऊपर से जब गोवा के जनसामान्य जो थे वो आंदोलन कर रहे थे, इस बात को सामने रख रहे थे कि भैया हमें भारत के साथ जाना है, भारत, गोवा जो है वो भारत का अभिन्न अंग है।
उस बात को भी पूर्णतः नहीं माना जा रहा था और स्थिति ये आ रही थी कि जो भी आंदोलनकारी थे उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था। जो भी आंदोलनकारी थे उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था। इसके पश्चात 1961 के अंदर भारतीय सेना जो है वो गोवा को मुक्ति हेतु भेजा गया और इसको कहते हैं ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के नाम से 2 दिनों में ही भारतीय सेना ने गोवा पर पूर्णतः कब्जा किया और साथ साथ में गोवा को भारत के अंदर विलय करवाया। तो सोचो भाई, पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत आए थे, अब याद करो साहब, 1498 के अंदर एक पुर्तगाली आया था जिसका नाम था वास्को डिगामा। 1498 में सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो पुर्तगाली आए थे इन विदेशी कंपनियों के तौर पर, और सबसे आखिरी में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। तो बड़ी मुश्किल से जो है हमें देखने को मिलता है इस तरीके से भारत का विलय हुआ। तो आज की इस पार्ट 1 यानी भाग 1 में हमने चर्चा करी भारत के बनने की कहानी की। नेक्स्ट पार्ट के अंदर और अन्य पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसी चैप्टर को लेकर नेक्स्ट पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।